हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी के साथ। आज का पहला शब्द है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब क्या होता है? सुकून मिला, कहीं से राहत मिली, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रीव मिला। तो होंगे ना, दिल को सुकून मिला, पहली बार मिला। शायद लिरिक्स में सही गा रही हूँ। हाँ, तो रिप्रीव मिला दिल को। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया एमेलियोरेशन, रिलीफ, सुकून। एंटोनिम्स क्या हो गए? दर्द ही दर्द है, एफ्लिक्शन है, डिस्ट्रेस है, पेन है। तो जो डिसीजन था मीटिंग को पोस्टपोन करने का, इससे हर किसी को थोड़े से समय का सुकून मिला अपने बिजी स्केड्यूल्स। नेक्स्ट वर्ड लीनियंसी। देखो ये लास्ट में ई एन सी वाई लग रहा है, तो ये नाउन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? लीनियंट। लीनियंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? लीनियंट। कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत लीनियंट होते हैं। तो लीनियंसी मीन्स ट्रीटमेंट जिसमें आप उसको बहुत कम स्ट्रांगली या बहुत कम सिवियरली आप उसको पनिश करो या जज करो। क्लीमेंसी, मर्सी, आपने दया दिखा दी। एंटोनिम्स क्या हो गए? इनटॉलरेंट, तो झेल ही नहीं पा रहे, स्ट्रिक्टनेस। तो जज ने क्या माना कि जो डिफेंडेंट का जो रिमोर्स था, मतलब जज ने मान लिया, सामने वाला जिसको जो पछतावा था उसको मान लिया और उसको जेल की सजा देने में क्या दिखाई? लीनियंसी दिखाई, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं। अगला वर्ड है अपहोल्ड करना। अपहोल्ड करने का मीनिंग है आप किसी चीज को मेंटेन कर रहे हो, किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, किसी चीज को डिफेंड कर रहे हो, उसको बोलते हैं अपहोल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया, मतलब इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया, डिफेंड किया, मेंटेन किया। अपहोल्ड किया, सस्टेन किया, बैकिंग। बैकिंग का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट किया। दैट इज अपहोल्ड करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। एंटोनिम्स ओवरटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिपील कर दिया, हटा दिया। तो जो अपहोल्डिंग ऑफ द वर्डिक्ट, जो जजमेंट था उसको जो मेंटेन किया, इसकी वजह से कम्युनिटी को क्या मिला? एक जस्टिस मिला, इंसाफ मिला। कमेंडेबल, लास्ट में ए बी एल ई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट। ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। कमेंडेबल मीन्स तारीफ के लायक। वॉट अ कमेंडेबल परफॉर्मेंस। हिंदू की क्लास के बाद आप लोग क्या कहते हो? व्हाट अ कमेंडेबल क्लास मीन्स लॉडेबल, प्रेज वर्थी, तारीफ के लायक। एंटोनिम्स क्या हो गया? डेप्लोरेबल मीन्स बहुत ही खराब, घटिया एकदम। रेप्रीहेंसिबल, बहुत ही खराब, कोई चीज़ जिससे आपको नफरत हो जाए। तो कंपनी का जो कमिटमेंट था सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मीन्स वो प्रैक्टिसेस जो लंबे टाइम तक चले, जो किसी रिसोर्स को खत्म ना कर दें। जो कंपनी का कमिटमेंट था वो कमेंडेबल था, तारीफ के लायक। नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीकेट करना। अगर आप किसी को इम्प्लीकेट कर रहे हो, मतलब उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा रहे हो कि भाई तूने ये गलत काम किया है, इसका मतलब आप उसको इम्प्लीकेट कर रहे हो, आप उसको फंसा रहे हो या उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, आप शो कर रहे हो कि ये ही है, यही है जिसने ये किया है। इसका एक सिनोनिम होता है इनक्रिमिनेट। क्रिम रूट वर्ड आ गया। क्रिम रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कुछ गलत काम किसी भी तरह की रॉन्ग डूइंग। तो इनक्रिमिनेट का मतलब क्या हो गया? आपने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फंसाया, उसको इम्प्यूट किया, इनक्रिमिनेट किया। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो अलीग किया उसको, अक्यूज़ किया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। एंटोनिम्स हो गए, उसको इल्ज़ाम से मुक्ति दे दी, एक्विट कर दिया, एक्सकल्पेट कर दिया, मतलब उसको बोल दिया कि भाई तेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, तू फ्री है। आपने उसको फ्री कर दिया, FREEING। आपने उस इंसान को क्या दे दी? एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी देने का मतलब क्या होता है? आपने उसको फ्री कर दिया। एक और वर्ड होता है एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट करने का मतलब भी क्या होता है? फ्री कर देना। आपने उस इंसान के ऊपर से ब्लेम को क्या किया? हटा। तो डिटेक्टिव को सबूत मिला, जो क्या कर रहा था? जो इल्ज़ाम लगा रहा था सस्पेक्ट पे, मतलब जिसके ऊपर शक था उसी के ऊपर इल्ज़ाम सारा का सारा जा रहा था, ऐसा सबूत डिटेक्टिव को। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं जियोपार्डाइज। इसके ऊपर जितने स्टार मार्क करने हैं कर लो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसको लेपर्ड से याद करना। ड्राइंग बना देती हूँ, बहुत मन कर रहा है मेरा। इसको मान लेना ये लेपर्ड है। लेपर्ड को देख के क्या लगेगा? लेपर्ड मीन्स अ फैमिली ऑफ टाइगर, लायन। लगेगा डर लगेगा, तो जियोपार्ड। जियोपार्ड का मीनिंग क्या होता है? जियोपार्ड भी नहीं होता, जियोपार्डी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? खतरे में, इन डेंजर। तो कोई चीज़ जेपर्डी में है, इसका मतलब खतरे में है। ये इसका नाउन फॉर्म है और ये जो जियोपर्डाइज है ये इसका वर्ब फॉर्म है। जियोपर्डाइज का मीनिंग क्या होता है?
किसी को खतरे में डाल देना, किसी को इम्पेरल कर देना, खतरे में डाल देना, कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, मतलब उसकी सेफ वाली सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अब वो सेफ नहीं है। एंटोनिम्स क्या हो गए? आपने उसको सेफ गार्ड कर दिया, शील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। तो ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर करने से क्या हो सकता है? खतरे में जा सकती है सेफ्टी और सिक्योरिटी ड्राइवर की भी, और पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं? जो लोग पैदल चलते हैं, वो भी सेफ नहीं है अगर कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पैट। स्पैट मीन्स लड़ाई हो जाना, छोटी सी लड़ाई हो जाना, स्पैट होना, झगड़ा होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। स्क्वैबल रो मीन्स झगड़ा। एंटोनिम्स क्या हो गए? कॉनकॉर्ड है, हार्मनी है, सुकून है, शांति है। तो नेबर्स की एक लड़ाई हो गई, किस चीज़ के ऊपर? नॉइजी लेट नाइट पार्टी के ऊपर। पड़ोसी लोग झगड़ पड़े, एक इंसान कोई पार्टी कर रहा होगा, एक इंसान को सोना होगा, तो क्या हो गया? स्पैट हो गया, झगड़ा हो गया। एक और वर्ड होता है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से हीटेड वर्बल डिस्प्यूट, मतलब लड़ाई हो गई, हाथ पैर वाली लड़ाई नहीं, बोलने बोलने वाली लड़ाई हुई है जो कि बहुत ज़्यादा हीटेड हो गई, तो ऑल्टरकेशन बोलते हैं। प्रिवेल करना, एक किल्विश का डायलॉग था, अंधेरा कायम रहे। इंग्लिश क्या होगी? मे द डार्कनेस प्रिवेल। तो प्रिवेल मीन्स पावरफुल रहे, सुपीरियर रहे, बनती रहे, जीतती रहे, प्रिवेल करती रहे। ट्रायम्फ करे, रेन करे, पावरफुल हो, प्रिवेल। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स, ईल्ड कर जाए मीन्स घुटने टेक दे, फेल हो जाए, हार जाए। तो हार्ड वर्क, अगर आप मेहनत करते हो, और परसिवियरेंस, लगातार मेहनत करते हो, तो ये जीत जाता है कठिनाइयों की। समझ में आ रही है ना वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलो, अगला वर्ड है एम्बिट। एम्बिट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ की जो रेंज होती है, किसी भी चीज़ का जो स्कोप होता है, जो उसकी रेंज होती है, परव्यू भी कहते हैं, रेंज भी कहते हैं, दैट इज द एम्बिट। एंटोनिम्स, कोई रुकावट है, कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो कंपनी के अंदर सीईओ का जो एम्बिट है, सीईओ का एम्बिट क्या है? सीईओ कहाँ कहाँ कंट्रोल करता है? सीईओ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है। पार्ट ऑफ स्पीच इज अगेन नाउन। कुछ फ्रेजल वर्ब्स आई हैं आज के एडिटोरियल में। पहला है हैंडेड डाउन। हैंडेड डाउन का मतलब क्या? किसी चीज़ को आपने पब्लिक को बता दिया, आपने किसी चीज़ को अनाउंस कर दिया, कोई भी जजमेंट को अनाउंस कर दिया, किसी को कोई सजा दे दी, सबको पब्लिकली बता दिया, हैंडेड डाउन। प्रेस फॉर। प्रेस फॉर मीन्स आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि लोग इस बात को मान जाएं, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आपको सपोर्ट मिल जाए उस चीज़ के लिए, जिससे कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, यू आर प्रेसिंग फॉर इट। ले डाउन करना, किसी रूल की स्थापना करना। एक फ्रेज यूज हुआ है, मूट पॉइंट। मूट पॉइंट का मतलब क्या होता है? अब ये पॉइंट सही नहीं, कन्वर्सेशन के लिए रेलेवेंट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, सूटेबल नहीं है, अब इस टॉपिक को हटा दिया जाए। नो रूम फॉर, मतलब कोई जगह ही नहीं है उस चीज़ के लिए, मतलब अब ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। देयर इज़ नो रूम फॉर मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, मतलब अब अगर आप मिसबिहेव करोगे तो आपको उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? चलो, अब आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। पहला आज का आर्टिकल है क्वाइट रिप्रीव। रिप्रीव का मीनिंग क्या होता है? सुकून। सुकून मीन्स रिलीफ। क्वाइट मीन्स शांत। एक शांति या शांत सुकून। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया ने बहुत अच्छा किया, इंडिया डिड वेल, इंडिया ने बहुत अच्छा किया कि इंडिया ने अपने चैनल्स जो थे कतर के साथ, उनको लाइमलाइट से दूर कर दिया। लाइमलाइट मीन्स किसी के ऊपर सारा का सारा अटेंशन है, किसी के ऊपर सारा का सारा फोकस है, तो वो चीज़ किस में है? लाइमलाइट में है। तो इंडिया ने बहुत अच्छा किया कि जितने भी चैनल्स थे कतर के साथ उसके, अब उनको क्या कर दिया है? लाइमलाइट से दूर कर दिया है। चलो देखते हैं ऑथर क्या कहना चाहते हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए समझते हैं इसको, ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है? टू कंटिन्यू टू प्रेस। तो उनके पास तीन ऑप्शंस हैं। तीन कौन कौन से ऑप्शंस हैं एक बार देखते हैं। तीनों ऑप्शंस इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कि वो लगातार प्रेस करते रहें, लगातार फोर्स करते रहें, कि एक रिव्यू किया जाए, एक फिर से जांच की जाए, मतलब एक चेक किया जाए जो कन्विक्शन हुआ है, मतलब जो उनको जेल दी गई है। कतर के जो रूलिंग एमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी है, उनके साथ क्या किया जाए? रिव्यू किया जाए, मतलब जो जेल हुई है एक बार रिक्वेस्ट किया जाए। प्रेस फॉर मीन्स लगातार किसी काम के पीछे पड़े रहना कि भाई देख लो, एक बार ठीक कर दो।
अगर वो फेल होता है तो दूसरा रास्ता क्या, दूसरा रास्ता है मैन कुड अपील फॉर, अर्जी लगा सकते हैं क्लीमेंसी की। क्लीमेंसी की मीन्स की माफ़ी दे दो, मर्सी दे दो, एंड आस्क फॉर अ पार्डन, और माफ़ी मांग सकते हैं, दैट कतर रूलर्स हैव गिवन इन द पास्ट, और इन लोगों ने पास्ट में दी भी है माफ़ी। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अ थर्ड ऑप्शन वुड बी फॉर द मेन, कि एक तीसरा ऑप्शन क्या है, टू सर्व आउट देयर टर्म्स इन इंडिया, कि वो लोग क्या करें, इंडिया में अपने जेल के टर्म्स को सर्व कर लें। वंस द लेंथ ऑफ इनकार्सरेशन इज क्लैरिफाइड, एक बार क्या हो जाए, इनकार्सरेशन मीन्स कितने टाइम की उनको जेल मिली है वो क्लैरिफाई हो जाए, तो वो लोग रिक्वेस्ट करेंगे इंडिया में हम ये सर्व कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू अ 2015 बायलेटरल अग्रीमेंट, ये एक 2015 के बायलेटरल अग्रीमेंट के हिसाब से, बायलेटरल मीन्स जिसमें दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन, कि जिन लोगों को जेल हुई है उनको आप उनकी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हो। हाउएवर, लेकिन इस ऑफर में दिस ऑप्शन वुड रिक्वायर देम, उनको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कन्विक्शन, उनको ये बात माननी पड़ेगी कि कन्विक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब उनको जितने साल की जेल सुनाई गई है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर ट्रांसफर हो गया, उनको इंडिया में वो जेल बितानी है, जेल में अपना टाइम बिताना है, तो ये कन्विक्शन रिवर्स नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता। थ्रू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के द्वारा द गवर्नमेंट मस्ट बी सीन, गवर्नमेंट क्या चाहिए कि गवर्नमेंट क्या करे, परसुइंग, कोशिश करे, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेसी जो रिश्ते हैं उनका भी कोशिश करे, और पॉलिटिकल एफर्ट्स करे एट द हाईएस्ट लेवल, सबसे बड़े लेवल पे, टू कन्वे, ये बात दिखाने के लिए, दी एक्सटेंट, किस हद तक ये जो मैन है ये इंडिया के लिए एक प्रायोरिटी है, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सरकार को दिखाना होगा कि ये मैन हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रायोरिटी है, सरकार को पॉलिटिकल एफर्ट्स, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगातार करनी होंगी, तभी जो है ये चीज़ें हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। अच्छा, जो लोग रीड कर रहे हैं ना, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी रीड कर सकते हैं ना, तो जिन लोगों को लग रहा है मैं टाइम कम दे रही हूँ रीडिंग के लिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो चेंज है, ये कब आया, कम्स आफ्टर, ये चीज़ जो हुई वो किसके बाद हुई, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सबसे पहली पब्लिक आउटरीच, पहली बार पब्लिकली पहुंचे थे, अपना आउटरीच क्या था, आउटरीच मीन्स किसी तक पहुंचना, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना, किसी से बात करना, टू द कतरी लीडरशिप, तो वो पहली बार गए थे वहाँ पे। ही मेट दी एमिर, वो एमिर जी से मिले थे ऑन दी साइडलाइंस ऑफ, किसके इन्वायरमेंट में, मतलब किस मीटिंग की वजह से वो मिले थे, COP28 मीटिंग की वजह से वो मिले थे December 1 को। वेदर सच अ पॉलिटिकल आउटरीच, इस तरह का पॉलिटिकल आउटरीच, इस तरह का पॉलिटिकली पहुंचना, और अ हाई लेवल मिशन टू दोहा, और एक हाई लेवल मिशन भी भेजा गया दोहा पे, वुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव अर्लियर, ये क्या पहले और ज़्यादा काम कर सकता था। आफ्टर दी मैन, कब, जब मैन को अरेस्ट किया गया था, वर फर्स्ट अरेस्टेड इन अगस्त 2022, इन लोगों को अरेस्ट किया गया था अगस्त 2022 में, ये मीटिंग्स वगैरह हुई हैं December 1 को, तो क्या इससे पहले भी अगर काम करते तो क्या इसका फायदा हो जाता, इज अ मूड पॉइंट नाउ, अब ये बात तो बेकारी की हो गई है, मूड पॉइंट मीन्स इररेलेवेंट पॉइंट हो गया है, इररेलेवेंट पॉइंट हो चुका है, कोई डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है। इट इज कमेंडेबल, ये बात तारीफ के लायक है, दैट न्यू दिल्ली इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स स्टैंड विद कनाडा ओवर इट्स एलिगेशंस, ये ऑपोजिट है, जो न्यू दिल्ली हमारा इंडिया का जो व्यू पॉइंट है कनाडा के साथ, कनाडा ने भी हम पे कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके ऑपोजिट न्यू दिल्ली ने इस बार क्या कोशिश किया है, चूजन नॉट टू रिएक्ट, न्यू दिल्ली ने रिएक्ट नहीं किया टू द केस, इस केस में विद पब्लिक रिटोरिक, रिटोरिक का मीनिंग क्या होता है, स्पीच, तो न्यू दिल्ली ने इस बार कोई पब्लिक स्पीच नहीं दी, इंडिया ने कोई पब्लिक स्पीच नहीं दी, रिएक्ट नहीं किया, स्पेशली द काइंड ऑफ टारगेटिंग ऑफ दोहा, जिस तरीके से दोहा को टारगेट किया गया है, सीन इन सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, मीडिया के कुछ सेक्शंस में दिखाया है किस तरीके से दोहा को टारगेट किया गया, किस तरीके से दोहा से के बारे में बात की गई है। अ मूव दैट वुड हैव बीन, एक ऐसा कदम क्या हो सकता था, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है दोहा हमारी बात ना माने, दोहा उन लोगों को फ्री ना करे, इस हमारे रिएक्शंस को देखे, इस वजह से हमने क्या किया, इस बार रिएक्ट नहीं। लास्ट पैराग्राफ फॉर रीडिंग, वीडियो पॉज कर लेंगे, रीड कर लेंगे। इफ द केस इम्प्लीकेटिंग द मैन, अगर ये जो केस है जिसमें इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, इज इन एनी वे, अगर ये किसी भी तरीके से कनेक्टेड है इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ज़रूरी है, टू कंसिडर एन अप्रोप्रिएट रिव्यू ऑफ एनी ऑपरेशंस, कि कोई भी अगर इंडिया ऐसे ऑपरेशंस करती है, अपने इंटेलिजेंस सर्विसेज के द्वारा ऐसे ऑपरेशंस करवाती है, तो उसको वापस से रिव्यू करना चाहिए, ऐसे ऑपरेशंस जो खतरे में डाल सकते हैं, जियोपर्डाइज मीन्स खतरे में डाल सकते हैं उन इंडियंस को जो बाहर रहते हैं, ओवरसीज रहते हैं।
न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो डन वेल, न्यू दिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया है, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है बाय नॉट अलाउइंग द केस, कि न्यू दिल्ली ने अलाउ नहीं किया कि ये जो केस है तो बिकम होस्टेज टू, होस्टेज मीन्स बंदी बन जाए, मतलब ये केस भी एक कारण बन जाए टू द ग्रोइंग टेंशंस, मतलब ये केस के ऊपर इम्पैक्ट पड़े किसका, जो उस रीजन में टेंशंस बढ़ रही हैं, जो लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। तो न्यू दिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया कि इस केस को एक होस्टेज नहीं बनाया, इस केस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने दिया। ओवर द कॉन्टिन्यूइंग बम्बार्डमेंट ऑफ गजा बाय इसराइल, तो इसराइल बार बार लगातार क्या कर रहा है, वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रहा है, बॉम्ब्स फेंक रहा है, इसकी वजह से उस पूरे के पूरे एरिया में टेंशंस हो रही हैं, बट न्यू दिल्ली ने इस केस को उसका इम्पैक्ट नहीं झेलने। इट इज़ होप, ऐसी उम्मीद है दैट अ कॉन्सिस्टेंटली कैलिब्रेटेड पोजिशन, एक बहुत ही लगातार, कैलिब्रेटेड मीन्स नपी तुली हुई पोजिशन, केयरफुल ऑफ कतर सेंसिटिविटीज, बहुत ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे कतर को बुरा लग सकता है, कहाँ वो सेंसिटिव हो सकता है, एंड कपल्ड विद, और साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाइट, शांति से मूव करना है, रिएक्ट नहीं करना पब्लिक में, गवर्नमेंट को, तो बहुत ही शांत भरा लेकिन डिटरमाइंड पुश, लेकिन लगे रहना है कि किसी भी तरीके से हमारे इन मैन को मुक्ति मिल जाए, ये लोग फ्री हो जाए, वुड ब्रिंग, ये सब चीज़ें अगर दिल्ली करता है, इंडिया करती है, गवर्नमेंट करती है, तो इससे क्या होगा, वो जो आठों के आठों इंडियंस हैं वो घर वापस आ जाएंगे एकदम सेफली। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को? टोन कैसी थी, इंफॉर्मेटिव थी, एनालिटिकल थी, कहीं कहीं ऑथर ने गवर्नमेंट की तारीफ भी की थी कि गवर्नमेंट ने इस केस को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आने दिया, इस केस को बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया इस केस पे, अदरवाइज क्या हो सकता था, टेंशन्स बढ़ सकती थी और हो सकता था काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता ये केस, हो सकता था सरकार, वहाँ की जो रूलर्स हैं वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते वहाँ हमारे लोगों को लेके, तो हमें इस केस को क्या करना था, आउट ऑफ द लाइमलाइट रखना, जैसा कि टाइटल भी था कि कोशिश क्या करनी है कि ये जो केस है ये लाइमलाइट में ना आए, जैसे कनाडा वाला केस आ गया, ये वाला केस नहीं आया। क्लियर सभी को फर्स्ट आर्टिकल? चलिए अब हम क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके स्किम करते जाएंगे, मैं बैक टू बैक समझ। रिफ्ट ओवर रिलीफ, रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है, दूरियां, रिलीफ मीन्स जो, एक तो रिलीफ का मीनिंग होता है सुकून, यहाँ पे रिलीफ का मीनिंग क्या है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई भी कैलेमिटी होती है, कोई भी आपदा आती है, तो किस तरीके से लोगों तक खाना, दवाइयाँ, मेडिसिन, फूड, ये सब पहुँचाया जाता है, उसको रिलीफ बोलते हैं। तो रिफ्ट ओवर रिलीफ मतलब रिलीफ को लेके कहीं ना कहीं रिफ्ट आ रहा है, दूरियां बन रही। क्राइटेरिया फॉर अवॉर्डिंग डिजास्टर रिलीफ, कि क्या क्राइटेरिया है कि किन लोगों को डिजास्टर रिलीफ दिया जाएगा, किन लोगों को कंपेंसेट किया जाएगा, अमाउंट दिया जाएगा, चीज़ें दी जाएंगी, इसका जो क्राइटेरिया है, जिस तरीके से इन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, इस क्राइटेरिया को मस्ट लेड डाउन क्लियरली, ये जो क्राइटेरिया में बी आना चाहिए, इसको बहुत क्लियरली बताना चाहिए लोगों को कि ये क्राइटेरिया है डिजास्टर रिलीफ के लिए। चलिए स्किमिंग करेंगे सभी लोग, वीडियो को पॉज करके समझते हैं मेन आइडिया क्या है। अभी जो रिसेंट लड़ाई हुई सेंट्रल और तमिलनाडु की गवर्नमेंट्स के बीच में फ्लड रिलीफ को लेके, दो लगातार इतने बड़े तेज बारिश हुई दो बार स्टेट में, ये बात बहुत डिसहार्टनिंग है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बनाने की। ये जो ड्यूअल है, मतलब ये जो एक तरीके से जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और जो स्टेट मिनिस्टर हैं, इनके बीच में जो डुअल हुआ, ये जो लड़ाई टाइप की हुई, ये जो डिसएग्रीमेंट हुआ, किस टॉपिक के ऊपर, सीमेंटिक्स के ऊपर, कि मतलब किस तरीके से बातें की जा रही हैं, किस तरीके से डिस्कशन हो रहे हैं, ये नहीं उठना चाहिए था। फोकस और एनर्जी तो इस बात पे जानी चाहिए थी कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अब नॉर्मल हो सके, वो लोग जो बहुत परेशान हुए दिसंबर 17 और 18 को बाढ़ की वजह से। फॉर्चुनेटली तो बेटर विजडम था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब अश्योरेंस दिया चीफ मिनिस्टर को कि सेंटर उनको सपोर्ट करेगा, तो इस चीज़ में चलो थोड़ा बहुत विजडम दिखा, अच्छा विजडम दिखा, ये बात बहुत अच्छी थी। मिस्टर स्टालिन ने उससे पहले एक मीटिंग में मांगा था कि हमें इतना करोड़ रुपए का रिलीफ फंड दिया जाए और एक फाइनल रिलीफ फंड इतना दिया जाए, किसके लिए, तो इंटरिम रिलीफ फंड इतने का दिया जाए, मतलब बीच बीच में जो रिलीफ फंड है वो उतने का दिया जाए, फाइनल हमें रिलीफ फंड इतने का दिया जाए, किस चीज़ की वजह से, क्योंकि जो डैमेज हुआ है साइक्लोन की वजह से चेन्नई के एरिया में। तो मेन आइडिया वही था, रिलीफ फंड्स की बात हो रही है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर मांग रहे हैं कि हमें इतना रिलीफ फंड दो, हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, ज़िंदगियाँ हमें दोबारा बनानी है, चीज़ें हमें दोबारा बनानी है, तो हमें फंड्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। वो और क्या चाहते थे, 2000 करोड़ रुपया चाहते थे इस फंड से भी, स्टेट ने इतना
टोटल मांगा यूनियन गवर्नमेंट से। डिफेंस मिनिस्टर ने एक सर्वे भी किया उस एरिया का, एरियल मीन्स हवा का सर्वे किया, और उन्होंने अनाउंस किया कि इतना पैसा दिया जाएगा। सेंटर ने इतना पैसा भी सैंक्शन कर दिया, अप्रूव कर दिया। स्टेट अब जो है और एक नए अनाउंसमेंट का वेट कर रही है, क्योंकि बहुत सारे टीम्स की विजिट हो चुकी है वहाँ पे। मिस सीतारमन जी ने पॉइंट आउट किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी नेचुरल डिजास्टर को एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं कर। तो वही फंड्स की बात हो रही है कि इतना फंड दिया गया, इतना फंड मांगा, इतना फंड और दिया गया, इतना फंड की और ज़रूरत है। ये सारी बातें हो रही हैं इस पैराग्राफ में। दिस इज़ द मेन आइडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। एक इवैल्यूएशन हुआ टीम के द्वारा कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर को डिजास्टर ऑफ सिवियर नेचर की तरह क्लासिफाई किया जाता है, जैसा कि 2013 के फ्लड में देखा गया था उत्तराखंड में, और 2018 के फ्लड में देखा गया था केरला में। ऐसे केस में एक फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि तमिलनाडु में जो फ्लड्स है उसको नेशनल डिजास्टर बोले। तो उन्होंने बोला हम इसको नेशनल डिजास्टर नहीं बोल सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए क्या क्या गाइडलाइंस होंगी जब रिलीफ देने की बात आती है, इस तरह का फंड देने की बात आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन को फिर से रिवाइज भी करना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म जो परमानेंट रिस्टोरेशन वर्क्स हैं उनको जो एक्सक्लूड किया गया है इस फंड के एम्बिट से, इस फंड के स्कोप से, उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार फिर से सोचना चाहिए। तो क्या बोला गया कि जो तमिलनाडु में जो डिजास्टर हो वो कोई नेशनल डिजास्टर नहीं है। हाँ, वो एक डिजास्टर ऑफ सिवियर नेचर हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर है, बट वो नेशनल डिजास्टर नहीं बोल सकते। और जब फंड्स ऑफ या डिजास्टर ऑफ सिवियर नेचर होता है तो वो उस केस में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड से एक एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ऊपर से बात क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए भाई, किस तरह के डिजास्टर में कितना फंड आएगा, कहाँ से फंड आएगा, किन किन को फंड दिया जाएगा, इस सब की क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। एक ओपन डिबेट होना चाहिए सजेशन पे, जो एक सजेशन दिया गया पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा कि वो स्टेट्स जहाँ पे सीवियर डिजास्टर आएगा वो जो है 25% से ज़्यादा जो फंड कंपोनेंट है वो यूज़ कर सकते हैं डिजास्टर के बाद चीज़ों को ठीक करने के लिए। जो MSMEs हैं उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है इन दोनों फंड्स में, तो सेंटर को इंश्योर करना चाहिए कि MSMEs को भी वो रिलीफ दें, जिसमें 1.4 करोड़ लोग एम्प्लॉयड होते हैं। सेंटर को कंसल्ट करना चाहिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन सारी स्टेट्स से जहाँ पे साइक्लोन सबसे ज़्यादा आते हैं, और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, और जिसमें कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए कंट्रोवर्सी की लड़ाई। क्लियर दोनों पैसेजेस सभी को? चलिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यही है कि डिजास्टर के लिए हम और अच्छे से तैयार कैसे हो सकते हैं। एक बार आप यहाँ पे रीड कर, एक लेटर दिया हुआ है, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए, मैच द कॉलम्स, आंसर बताएंगे। कर्टेल करना, किसी चीज़ को रोक देना। ट्रेचरस, कोई चीज़ जो बहुत खतरनाक हो। टेल टेल, कोई चीज़ हुई है या होने या होती है ऐसी कोई कहानी सुनाना। प्लमेटिंग, नीचे की तरफ गिरना। बोन होमी, बहुत ही फ्रेंडशिप अच्छी होना। 4, 3, 1, 5 एंड 2 स्कोर्स एवरीवन। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में, तो एवरीवन हैज़ टू राइट द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 3 वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन। सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ही लिखेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। जो भी बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट की जाएगी, ठीक है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही येस ऑफिसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और येस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज की क्लासेस मिलेंगी। अभी आपको निमिषा कोड आप लगाओगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल। जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो एक्सक्लूसिव एक्सेस भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको परफेक्शन प्रो बैच, ग्रामर ग्रंथ बैच और परफेक्शन मॉक टेस्ट सारे के सारे मिलेंगे। 50,000 से ज़्यादा बच्चे इस बैच में रेगुलरली आ रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप भी रेगुलरली आएँ। कहीं भी आपसे कोई कोड पूछा जाए येस ऑफिसर पे, तो आपको जो कोड लगाना है दैट इज निमिषा, NIMISHA, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको PDF मिल जाए। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, परेशानी आई होप नहीं है किसी को भी। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।